नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। कल के लेक्चर को हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसके कारण। तो कल के कुछ महत्वपूर्ण जो खबरें हैं और जो आर्टिकल हैं आज के डिस्कशन में शामिल हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। अच्छे से दिवाली आपने मनाई होगी अपने परिवार के साथ। अब आप पढ़ाई के प्रति थोड़ा संवेदनशील बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली खबर है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित। ये मुद्दा काफी चर्चित रहता है, हर समय चर्चा में बना ही रहता है। और इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं हमेशा। और कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसमें कुछ प्रश्न देखेंगे जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित होते हैं। तो खबर यह है कि झारखंड के गवर्नर ने, चीफ मिनिस्टर हैं जो झारखंड के, उनके उनके अगेंस्ट उनकी जो मेंबरशिप है एमएलए की, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में इलेक्शन को कमीशन ऑफ इंडिया से राय मांगी है। उनको सेंड की है सेकंड राय। ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि उसने फाइनेंशियल गेन ना किया हो, उसने कोई मतलब कि वित्तीय लाभ ना लिया हो, कोई बेनिफिट ना लिया हो सरकार से। ये क्यों स्टेब्लिश किया गया है? क्योंकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमारे संविधान में है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव का कार्य कर रहा है, उसी से पैसा ले रहा है, तो ये सारी बातें उससे मतलब कि उसके मतलब कि रूल चेक एंड बैलेंस से मतलब कि बातों को उल्लंघन करती हैं। तो इसलिए इसको कंसेप्ट को लाया गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। इस बात को हम समझते हैं किसी संबंधित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, संविधान में इसके क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहली बात है कि इसको संविधान में, ना तो संविधान में डिफाइन किया गया है, ना तो आरपी एक्ट 1951 में डिफाइन किया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। ठीक है। और आर्टिकल 102 का क्लॉज 1, आर्टिकल 191 का क्लॉज 1 ये कहता है संविधान का कि एमपी और एमएलए या फिर एमएलसी, उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से अगर वो होल्ड करते हैं तो उसको बैन किया गया है। ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में इस प्रकार का होल्ड नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उसकी जो एमपी एमएलए की जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ठीक है। और क्वेश्चन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो होता है वो रेफर किए जाते हैं या तो प्रेसिडेंट के लिए या तो गवर्नर के लिए। प्रेसिडेंट के संबंध में कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंध। गवर्नर के संबंध में कौन बात करेगा? स्टेट गवर्नमेंट के संबंध में बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे राय देता है और एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। और जय बच्चन बात में कहा गया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि अगर आप कोई प्रॉफिट ले रहे हैं, गेन ले रहे हैं, उससे संबंधित कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो मॉनेटरी बेसिस पे हो, तो आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बात की जाएगी। इसके संबंध में आप बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। ये आप देख सकते हैं इनके पास एक चर्चा में था कि इनके पास माइनिंग के लाइसेंस थे, तो इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए चर्चा में थे। तो आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप प्लांट की जो वैरायटी है उसको डेवलपमेंट करने के लिए तेजी लाएं, उनमें स्पीड अप करें। और एक गाइडलाइन सारे रिसर्च डेवलपमेंट हैंडलिंग जो जीनोम एडिटिंग को करते हैं प्लांट की, उनकी साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 और साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2 कैटेगरी पे एप्लीकेबल होंगी। इसका मतलब है कि इस वैरायटी के संबंध में हम क्या कर सकें, स्पीडी ग्रो कर सकें। हमारे क्षेत्र में जो प्रोडक्शन है प्लांट का और जो डाइवर्सिटी है और भी बढ़े, और उसके संबंध में पेस्ट डिसीज कंट्रोल के संबंध में भी हम अच्छे से काम कर पाए। तो इसको हम स्पेशली रूप से डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इसको बने रहिएगा। एस SD1 और S2 को, जो कैटेगरी के जो जीनोम एडिटेड प्लांट थे, उनको कुछ रेगुलेशन से उनका अप्रूवल तेजी से हो। उनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत क्या दिया गया, एग्जाम्पशन दिया गया कि आप इनको अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें एसडीएन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आप किसी स्मॉल चेंजेस लेके आते हैं स्पेसिफिक, जिससे क्या होता है उनका डीएनए क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, SD1 और SD2 टेक्नोलॉजी को पढ़ लेते हैं। ठीक है। जैसे SD1 टेक्नोलॉजी में आपने किया, या तो आपने डिलीट कर दिया या तो आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया किसी प्लांट के डीएनए में। मतलब कोई प्लांट है, ये इसका डीएनए सिस्टम है, ये प्लांट का डीएनए सिस्टम लिया,
SD1 में हमने थोड़ा सा या तो उसको चेंज कर देते हैं या तो उसको डिलीट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है उसके संबंध में जो उसकी खराबी होती है जीनोम में वो उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। दूसरा होता है SD2। SD2 में क्या होता है कि चेंज करेंगे विथ टेम्पलेट, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ, इसमें भी रिपेयर करते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, इसमें थोड़ा ही माइनर चेंज होता है। इसलिए SD1 और SD2 को इसमें जो फॉरेन जीन है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, जो कुछ चेंज होता है वो इंटरनली होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए सरकार ने क्या कहा है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इन दोनों के तहत अगर प्लांट में अगर चेंज करेंगे तो आपको अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, और इससे क्या होगा, हमारे प्लांट की जो वैरायटी है वो डेवलपमेंट आसानी से होंगी, उनमें स्पीड अप हमको देखने को मिलेगा। लेकिन SD3 होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो फॉरेन जीन होता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमने BT कॉटन में किया। हमने एक पिछले लेक्चर में DMH जो 11 था वो सरसों का GM जो मस्टर्ड क्रॉप थी उसके संबंध में बात की। अभी हमारे देश में क्या है, BT कॉटन है, तो BT कॉटन को कौन अप्रूवल करता है, GEAC अप्रूवल करता है, मतलब कि जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आपने सुना होगा कि अगर किसी प्लांट में फॉरेन अगर हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको GEAC के द्वारा अप्रूवल लेने की आवश्यकता होती है, कहीं वो हमारी जैव विविधता को कहीं वही खतरनाक तो नहीं है, कहीं हेल्थ के लिए खतरनाक तो नहीं है। तो अभी हमारे देश में ओनली एक फसल है वो BT कॉटन है, और DMH 11 को अभी अप्रूवल नहीं मिला है जो सरसों की प्रजाति है। तो इसको हम GAC को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप अभी हम बात किसकी कर रहे थे, SD1 और SD2 के, ठीक है। तो इसके संबंध में हमें अप्रूवल लेने की आवश्यकता होगी। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो एलर्जी रहती है, कोई डिसीज मतलब होती है, उसकी फीचर में हमको चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। ये बेसिक पढ़ लिया, अब इस बेसिक को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। इससे क्या होता है, हमने पढ़ लिया SD1, SD2, SD3, इसमें क्या होता है, फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और SD1, SD2 में फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, ठीक है। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, मेडिसिन में एप्लीकेशन हो सकता है, आप ड्रग को डेवलपमेंट कर सकते हैं अच्छे से, जीन थेरेपी आप अच्छे से कर सकते हैं, मतलब कि स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका वाइडली क्या है यूज है, आप कई बीमारियों को अच्छे से निदान कर सकते हैं। जैसे आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी CRISPR-Cas9, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है कई बार, और भी आगे भी पूछने की संभावना रहती है। तो आपने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। बायोलॉजी के क्षेत्र में आप कर सकते हैं, एनिमल मॉडल बना सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कर सकते हैं, फूड के संबंध में कर सकते हैं, बायोफ्यूल, अदर मटेरियल, वही फूड में हम पढ़ रहे हैं कि राइस को क्या कर रहे हैं, फोर्टिफाइड कर रहे हैं, तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में बात कर सकते हैं, अदर मटेरियल के संबंध में बात करते हैं, बायोफ्यूल के संबंध में बात कर सकते हैं, ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो आई से अलग से हाई हो, ठीक है। अब एक कमेटी होती है हमारी जिसकी हम बात कर रहे थे, जेनेटिक इंजीनियर मतलब कि अप्रूवल कमेटी। इसको आप हमेशा याद रखना कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये अपेक्स बॉडी है, रूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, हजार्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल 99 के तहत इसको रेगुलेट करने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। इसके चेयरमैन होते हैं या तो स्पेशल कोई सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी इसके चेयरमैन देखने को मिलते हैं। को चेयर डिपार्टमेंट ऑफ मतलब कि को चेयर किसके द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा दूसरा वो हमने पढ़ ही लिया, जेनेटिक मॉडिफाइड और ऑर्गेनिज्म को समय रेगुलेट करने का प्रयास करती है। इसने BT कॉटन को मतलब क्या किया है, इसको अप्रूव किया है, इसके अलावा किसी को अप्रूव नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर चैलेंज अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती हैं कि आप टारगेटेड मेडिसिन बना सकते हैं, कि स्पेशल अगर आपको बीमारी है, कि स्पेशली अगर आप मतलब डिसीज़ कोई स्प्रेड हो रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए टारगेटेड मेडिसिन बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज करके, जिससे कोविड के संदर्भ में हमने देखा गया। बायोफ्यूल बना सकते हैं तो जिससे हमारी जो अरब कंट्री पर जो निर्भरता है वो भी कम होगी। डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं, जैसे हमने BT कॉटन बनाई जो सैंड फ्लाई होती है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। और न्यू इंडस्ट्री क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन इसके अप्रूवल करने के समक्ष इसके कुछ चैलेंज भी हमको देखने को मिलते हैं, सेफ्टी चैलेंज देखने को मिलता है। कहीं किसी ने इतना बड़ा चेंजेस तो नहीं कर दिया है जिससे हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट है, उसको उसके लिए हानिकारक हो। कोई आप ऐसा चेंज ना कर दो जिससे एथिकल कंसर्न पैदा हो, जैसे चाइना में
डिजाइनर डिजाइनर जो डिजाइनर जो बेबी है उसकी संकल्पना हमको देखने को मिलती है। डिजाइनर बेबी का मतलब होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं वैसा आप चाइल्ड चाहो, आप जैसा आप चाइल्ड चाहते हो वैसा आप उसमें कुछ चेंजेस कर सको। तो इससे क्या होगा, प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो खतरनाक परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। और रेगुलेटरी चैलेंज तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो ये इसकी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जो फंगी से संबंधित। आप कोविड-19 में देखा हुआ कई कई जिनको कोविड हुआ उनको कई फंगस के केस देखने को मिले। स्पेशली जो खतरनाक था कौन सा, ब्लैक फंगस। तो उन्होंने कहा कि ये भारत में हमको देखने को मिला ग्रीन फंगस। तीन टाइप के फंगस देखने को मिले, ग्रीन फंगस, येलो फंगस और ब्लैक फंगस। जैसा आप देख पा रहे हैं, ग्रीन, येलो और ब्लैक फंगस, ठीक है। इसने कहा कि कोविड-19 अगर आपके, ये एक्चुअली क्यों होता है कि अगर आपने कोविड-19 आपको हुआ तो आपको जो डोज दिए जाते हैं मेडिसिन की, उससे क्या होता है आपका इम्यून सिस्टम वेरी लो हो जाता है। तो आपके अंदर जो फंगस होता है वो रीजनरेट हो जाता है, आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ट्रिगर करता है, और जिससे आप कोविड-19 के प्रति और संवेदनशील हो जाते हैं, ठीक है। बस इतना से याद रखना है इससे। और व्हाइट फंगस, ये येलो फंगस है हमको गाजियाबाद में देखने को मिला, व्हाइट फंगस हमको बिहार में देखने को मिला, ग्रीन फंगस हमको इंदौर में देखने को मिला, ठीक है। ब्लैक फंगस ये सबसे खतरनाक होता है। इसके सिम्टम्स वही सेम होते हैं सबके लगभग, कॉफ होता है, फीवर होता है, डायरिया, डार्क स्पॉट, लंग रिडक्शन। आपकी जो आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एमपी में एक व्यक्ति की आंख मतलब कि गल गई थी, तो उससे माननीय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई तो उन्हें फंडी, तब भी व्यक्ति बच नहीं पाया। तो इससे क्या होता है, जो आपकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरी तरह गल जाते हैं। और ब्लैक फंगस हमारी बॉडी में रहता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रांग रहता है, तो उसको सप्रेस किए हुए रहता है। बस इतना सा आपको पढ़ना है। दूसरा, हमारे देश में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन चर्चा में है कि लक्षद्वीप के 2 बीच को ब्लू फ्लैग्स टैग मिला हुआ है। अब हमारे देश में टोटल कितने हो गए हैं, 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हो गए हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस का मतलब है कि वहाँ पे स्वच्छता है, वहाँ पे आप पर्यावरण का ध्यान रख रहे हैं, वहाँ पे आप रोजगार को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, मतलब सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं पर्यावरण के संबंध में। आप वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं विथ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट सेफ्टी के साथ आप वहाँ पे उपलब्ध होती है। सबसे ज़्यादा जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो हमें स्पेन में देखने को मिलते हैं 7 to 9 के संदर्भ में। अब इसको एक कॉपेनहेगन का मतलब क्या है, एक डेनमार्क का है, जिसमें डेनमार्क में है हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है, कॉपेनहेगन में। एक एफई है, फी का मतलब है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्क कंट्रीब्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में काम करता है यूनाइटेड नेशन के साथ, ठीक है। तो इसी के द्वारा ये सारा काम किया जाता है। इसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है इंटरनेशनल ज्यूरी के द्वारा, जिसमें यूनेप के सदस्य होते हैं, यूएनडब्ल्यूटीओ के सदस्य होते हैं, और आईयूसीएन और एफई के सदस्य होते हैं। इसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इसको दिया जाता है। तो अभी हमारे देश में कितने हो गए, 12 हो गए हैं। तो 12 आप देख लीजिएगा। एक शिवराजपुरम गुजरात में है, ठीक है, और घोगला बीच दीव में है, कसारगुड़ आपको उत्तर कन्नड़ में देखने को मिलेगा, और पडुबिद्री आपको कर्नाटक में, कप्पड़ आपको केरला में, एडन आपको पांडिचेरी में, कोवलम आपको तमिलनाडु में जो चेन्नई में है, ऋषिकोंडा आपको आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच आपको उड़ीसा में, रुद्रसागर स्वराज द्वीप आपको अंडमान निकोबार में, मिनिकॉय थोड़ी आपको लक्षद्वीप में, और कड़मत बीच आपको लक्षद्वीप। तो ये दोनों को नया मिला, अभी हमारे देश में 12 हो गए हैं। तो इस संज्ञा को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभार यूपीएससी पूछ लेता है लेकिन अधिकांशतः नहीं पूछता है, ठीक है। चलो, दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट, एक आर्टिकल आया था कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या लिक्योर और लॉटरी को रन करना चाहिए, केरला गवर्नमेंट के संदर्भ था। केरला के गवर्नर ने केरला की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, कहा कि आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए, कि गवर्नमेंट का जो काम है वो बिजनेस करना नहीं है, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्यों सिन गुड को सेल नहीं करना चाहिए, इसमें बात की। तो उन्होंने कहा कि ये पब्लिक बैड है। आप अगर सिन गुड को, जैसे लिक्योर और लॉटरी को आप रेगुलेट करते हैं, आप सेल करते हैं, तो ये सिन गुड है जो आपको पब्लिक बैड के रूप में आप देखने को मिलेगा। आपके कोई इससे कई नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं, लोगों की हेल्थ, जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके हेल्थ खराब होती है, और उसमें उसको मतलब कि क्या होता है, आप टैक्स तो लगाते हैं लेकिन फिर भी उसका कंजप्शन करते हैं, और उसमें सामाजिक और पारिवारिक स्थिति में भी आपको विघ्न देखने को मिलता है।
ठीक है। पब्लिक हेल्थ कंसर्न भी हमको देखने को मिलते हैं, कई कई लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, पब्लिक हेल्थ कंसर्न भी देखने को मिलते हैं, कई लोग डेप्ट में चले जाते हैं लॉटरी के कारण। तो ये सारे रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग जो आपका ऑब्जेक्ट है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो इससे संबंधित बात की उनने। ठीक है, तो आप इसमें क्या होता है, डायलेमा स्टेब्लिश होता है। एक तरफ हमारे संविधान का उद्देश्य है कि हम लोग कल्याण करें लोगों का, एक तरफ आप क्या कर रहे हो, मान कि आप लिक्योर और लॉटरी करके अब लोग कल्याण की वजह क्या कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज उत्पन्न होता है, सामाजिक अलगाव उत्पन्न होता है, तो इसमें तो कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है। दूसरा, अगर आप टैक्स को राइज करते हैं तो सिन गुड के ऊपर, तो पीपल, सरकार ये कहती है इससे क्या होते हैं, पीपल डिस्करेज होते हैं कंज्यूमिंग, जिससे लोग लॉन्ग रन में अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, और उस टैक्स से आप करेंगे डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला सकते हैं। तो ये आपस में कंट्राडिक्शन है, आप एग्जाम में आएगा तो दोनों चीजें आपस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट इन पे ज्यादा डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि जो फाइनेंशियल जो डिवोल्यूशन देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो राज्यों के पास कम पावर हमको देखने को मिलती है कहाँ पे, टैक्स से पैसा लेने का। तो राज्य सरकारें क्या करती हैं, मतलब कि लिक्योर और लॉटरी पे ही सबसे ज़्यादा निर्भर रहती हैं। और जीएसटी की बात तो और पावर सेंट्रलाइज हो गई है, तो अब यही अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए स्टेट गवर्नमेंट पे, यही जरिया है, इनके द्वारा ही वो टैक्स को कलेक्ट कर सकती हैं। लिमिटेड क्या है, ऑटोनॉमी है फाइनेंशियल रिसोर्स के संबंध में, इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट रहती हैं उसी पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए कि आप कैंपेन चलाओ, टेम्परेस मूवमेंट चलाओ, जो 1880 में चला था ब्रिटिश के खिलाफ, अब उस एल्कोहल को सेल कर रहे थे तब। ठीक है, मतलब कि उसमें सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में आप काम करो, तो इसके संबंध में धीरे धीरे इसको क्षणबद्ध रूप से आप क्या करो, बंद करने की दिशा में काम कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली सीएम, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है, आपने सुना होगा, कि हमारा जो कॉइन है उस पर आप क्या करो, गोड्स मतलब कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति गांधी के साथ लगाओ। ठीक है, तो ये चर्चा में था। तो हम पढ़ लेते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है कि कॉइन से संबंधित। सबसे पहले कुशाना ने सेंट्रल एशियन रीजन में इनने क्या किया, रूल किया, और फर्स्ट गॉडेस लक्ष्मी की इनने कॉइन पे उपयोग किया विथ आर्डोचेसो, जो कि ईरानी गॉडेस थे, वेल्थ के। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। गुप्ता रूरल ने भी मतलब कि लक्ष्मी और गंगा दुर्गा की मूर्ति का उपयोग किया कॉइन पर। मोहम्मद गौरी ने भी गॉडेस लक्ष्मी का उपयोग किया जब उनने पृथ्वीराज चौहान से डिफीट हुए तब। ठीक है, और विजयनगर किंगडम तो आपको पता ही है, हरिहर सेकंड ने ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी और शिवा पार्वती का उपयोग किया। ब्रिटिश राज में जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, जहाँ पे लॉर्ड बालाजी प्लैंक ने श्रीदेवी और भूदेवी और आयदर साइड ने दोनों का उपयोग किया। फ्रांस और डच ने क्या किया, विष्णु का उपयोग किया, गॉडेस काली का उपयोग किया। लेकिन हाँ, अभी हमारे देश में क्या प्रावधान है, आरबीआई एक्ट 1934 से कहता है कि सोल राइट है आरबीआई के पास, वो बैंक नोट को क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। लेकिन कॉइनेज एक्ट 2011 ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिजाइन कर सकते हैं, मिंट कर सकते हैं किसको, कॉइन के बारे में वेरियस डिनोमिनेशन में। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आज के संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण है और ये वाली बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हम थोड़ा क्या करें, उसको थोड़ा मतलब कि अमेंड करें उसमें, ताकि जो विभिन्न पार्टी जो इलेक्शन के दौरान जो प्रॉमिस करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, हम आपको स्कूटी देंगे, हम आपको इतना कर्ज माफ कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जो फिजिकल जो हमारी हेल्थ रहती है देश की, वो भी खराब होती है। तो फिजिकली रूप से हम क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए, हमारा हाल श्रीलंका पाकिस्तान जैसा ना हो। ठीक है, तो अगर आपको इस इशू को डिटेल में पढ़ना है फ्रीबी से समझ, तो जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब पहला या दूसरा लेक्चर होगा, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं, तो आपको डिटेल में मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन आज की खबर है, इससे क्या होगा, मिसलीडिंग पार्टी, कई पार्टी क्या करती हैं, लोगों को मिसलीडिंग करती हैं, उस मिसलीडिंग के कारण क्या होता है, लोग वोट दे देते हैं और बाद में उनके वादे पूरे नहीं होते। दूसरी, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी खराब होती है, इलॉजिकल डेटा प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, और बेटर क्या होगा, हमारा फिजिकल मैनेजमेंट हो पाएगा। और कई पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पर कंसर्न भी उठाए हैं कि ये क्या है, हमारा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का पार्ट है, इससे जो सामाजिक रूप से वंचित लोग हैं उनको सशक्त करने का प्रयास है, और पॉलिटिकल पार्टी का एक काम है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
ने जो प्रपोज किया है प्रिविलेज को बैन करने के लिए वो गलत है और इसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट 8 ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट जो जनरल गाइडलाइन है वो आप कैंपेन चलाएंगे वो रिस्पॉन्सिबल मैनर में होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल मैनर का मतलब है कि आप आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखें, लोगों की जानकारी को भी ध्यान रखें, गलत बातें उपयोग ना करें। तो ये सारी बातें हैं, तो इस पे महत्वपूर्ण बात आप देख सकते हैं। अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कंपोजिशन होता है, पहले सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, लेकिन अब इसमें क्या है, सीईसी होता है और एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, तीनों को करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, सर्विस इलेक्शन कमीशन और ट्रांजैक्शन बिजनेस एक्ट के तहत इनको कंडीशन सर्विस की जाती है। पावर, सैलरी और स्टेटस इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है। डिसीजन ले सकते हैं मेजोरिटी के आधार पर, एक मत के आधार पर। टेनर उनका 6 ईयर 65 साल होता है। पावर क्या होती है, आर्टिकल 324 फर्स्ट का क्लॉज बने कहता है कि सुप्रीडेंट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे इलेक्शन को, इलेक्शन इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करेंगे और कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन जिसमें होते हैं लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, स्टेट में मतलब कि एलए और एलसी का, इस बात को ध्यान रखेंगे। इलेक्शन सिंबल रेजोल्यूशन अलॉटमेंट रूल 1968 के तहत क्या करते हैं, इलेक्शन को मतलब कि रेगुलेट करते हैं, उनकी सिंबल को रेगुलेट करते हैं, जैसे आपने शिवसेना के संदर्भ में देखा। और पावर रिजर्वर सप्लीमेंट्री नॉट सप्लीमेंट री पावर इलेक्शन कमीशन 2002, ठीक है। तो इस बात को आप देख सकते हैं, इसको हमने होलिस्टिक रूप से देखा, आपको महत्वपूर्ण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि ये इनको कोई लीगल बैकिंग नहीं है, विधिक रूप से प्रावधान नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने क्या किया है, न्यूज 18 पे 50,000 का फाइन लगाया है, उन्होंने वायलेट किया है एथिकल और कम्युनल स्टैंडर्ड को, ठीक है। तो एनबीडीएसए क्या है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है और रिप्रेजेंटेट क्या करती है, प्राइवेट न्यूज चैनल को, करंट अफेयर को, डिजिटल ब्रॉडकास्टर को, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें चेयरपर्सन होता है, अदर मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं इस बोर्ड के द्वारा, और एमिनेंट क्या होगा, जूरिस्ट होगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, फाइन किस पे लगाया है ये आपको ध्यान नहीं रखना है, बस ये क्या है, ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, दिशा चर्चा में है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग मॉनिटरी कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका एस्टेब्लिश होता है। इसमें जितने भी स्टेट के, मतलब स्टेट के नहीं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में एंड लोकल गवर्नमेंट में, और एफिशिएंट टाइम बाउंड रूप से क्या कर सकें, डेवलपमेंट की दिशा में काम कर सकें, तो कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करते हैं। इसके चेयरपर्सन क्या होते हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा के, और इलेक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, और इसको नॉमिनेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। दिशा कमेटी की जो बैटिंग होती है वो क्वार्टरली बेसिस पे होती है, ऑल इलेक्टेड ऑफिशियल होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे आप भविष्य में बनेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है कि इनको मीटिंग करवाना, इफेक्टिव टाइमली रूप से इनका मीटिंग करवाने का काम होता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं इस कमेटी के, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इनने मीटिंग की रिव्यू करने का प्रयास किया। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मतलब बीसीसीआई ने क्या किया है, पे पैरिटी, मतलब कि वुमेन और मेन को समान रूप से पे करेंगे। अभी हमारे देश में जो एक इंडेक्स जारी होता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें क्या है, मेंस के द्वारा 82% लेबर इनकम की जाती है, वहीं जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ 18% पे लिया जाता है। तो काफ़ी पैरिटी इसमें मतलब कि इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। तो इसलिए बीसीसीआई ने कहा है कि दोनों को समान रूप से वेतन देंगे। क्यों क्यों देंगे, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि इनको कम मिलता है, क्योंकि लीडरशिप में इनको वुमेन मैनेजमेंट और लीडरशिप की पोजीशन कम है, तो इसलिए अपनी नीति में इस भागीदारी नहीं ले पाती, अपनी बात नहीं रख पाती। दूसरा, एक कैरियर में ब्रेक ले लेती हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों की केयर करनी पड़ती है, परिवार की केयर करनी पड़ती है। और कई रूढ़ी प्रथाएं हैं कि फीमेल के लिए जॉब केवल पिंक जॉब है, जैसे टीचर की जॉब हो गई और भी बहुत सारी जॉब हो गई, ऑफिस की जॉब हो गई, फील्ड वर्क नहीं है, तो इसके कारण में इनको पे भी कम मिलता है क्योंकि फील्ड में काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस बात को आप देख सकते हैं। अब बीसीसीआई क्या है, इस बात को देख सकते हैं। बीसीसीआई एक्चुअली क्या है, एक सोसाइटी है
जिसको तमिलनाडु सोसाइटी के तहत इस्टेब्लिश किया गया और दिसंबर 1958 को। स्टेट एसोसिएशन सिलेक्ट किए जाते हैं और प्रत्येक स्टेट का एक वोट एक राइट होता है। लोढ़ा कमेटी से संबंधित आप बात देख सकते हैं। लोढ़ा कमेटी किससे संबंधित थी? बीसीएसई रिफॉर्म से संबंधित थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेट किया था। इस बात को आप देख सकते हैं। चलो ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए? गवर्नमेंट क्या लेके आई? मिनिमम वेज एक्ट लेके आई 1948, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट लेके आई, कोजॉब एक्ट 2019 लेके आई। ठीक है। महात्मा मनरेगा के द्वारा ये स्टडी निकल के आई। जो मनरेगा है उसने काफी महिलाओं को मतलब रोजगार किया है, इसमें काफी उनकी प्राथमिकता देखने को मिलती है। सरकार के द्वारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 लेके आई, जिसमें उनको छुट्टी दी जाती है जब वहां पे 10 और 10 से अधिक वर्कर काम कर रहे हों। और आईएलओ के द्वारा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजर है उनको इक्वल रिन्यूमेशन का कन्वेंशन है, इक्वल पे इंटरनेशनल जो कोलेशन है आईएलओ के द्वारा। अभी तक आईएलओ के जो कन्वेंशन है वो 8 हैं, आप देख पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण आप देख पा रहे हैं कौन सा? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट मनी कन्वेंशन 1951, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958। ठीक है। वर्ल्ड रोस्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर 1999, मिनिमम वेज कन्वेंशन 1973, अबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर 1957, फोर्स लेबर 1937, राइट टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग 1949 और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑर्गेनाइजेशन 1948। ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, इन 6 बाकी हैं, इनको भारत सरकार ने क्या किया है? रेक्टिफाई कर दिया है, और बाकी 2 को रेक्टिफाई नहीं किया है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। तो सर बीसीसीआई अब भारत सरकार क्या है? बाध्य है, क्योंकि सरकार ने इसको रेक्टिफाई किया है, तो अभी नहीं तो आगे चलकर इसको इक्वल पेमेंट की दिशा में सरकार काम करेगी। ठीक है। चलो, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जारी हुआ है, जिसको आईईए द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ओईसीडी के तहत क्या करता है? काम करता है। ठीक है। पर्पज क्या है? कि आपकी एनर्जी की दिशा में रिलायबल हो, अफोर्डेबल हो, क्लीन एनर्जी की दिशा में काम कर सकूं। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, मेंबर इसके 30 हैं। इंडिया इसका सदस्य नहीं है, लेकिन एसोसिएट सदस्य बना 2017 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके अतिरिक्त कई और रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी CO2 स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी CO2 स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है। तो इसके अलावा इस प्रकार की रिपोर्ट ये 2 बार हो गया है, तो केवल आप यहाँ तक याद रखेंगे। ठीक है। ये वाला यहाँ तक इतनी रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो इन रिपोर्टों को आप याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। होम मिनिस्टर ने कहा है कि प्रत्येक स्टेट में एनआई का ऑफिस होना चाहिए। तो हमारे लिए जो कहा है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनआई को पढ़ें। एनआई क्या है? सेंट्रल काउंटर टेररिज्म से संबंधित एजेंसी है, कंट्री में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत काम करती है। इसको मुंबई एक्ट 2008 के बाद एनआई एक्ट 2008 के तहत स्टेब्लिश किया गया। सू मोटो ले सकती है जो टेरर एक्टिविटी होती है उसके संबंध में। किसी भी स्टेट में विदाउट परमिशन के तहत वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है और अरेस्ट कर सकती है लोगों को, लेकिन सीबीआई की तरह नहीं है। ये किसी भी सीबीआई के किसी भी स्टेट में नहीं पब्लिश कर सकती विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट। अगर स्टेट ने जनरल कंसेंट दे दी है तो जा सकती है, लेकिन स्पेसिफिक कंसेंट दिए तो किसी उसी केस में जाएगी। कंसेंट नहीं दिए तो नहीं जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है तो कहीं भी जा सकती है। ठीक है। इस बात को सीबीआई के बारे में आप ध्यान रखेंगे। पिछले से पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सीबीआई के बारे में। और एनआई एक्ट को 2019 में सरकार ने अमेंड किया, कहा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिटिंग करेंसी, सेल ऑफ प्रोबिटिस आर्म को संबंध में भी क्या करेगी? बात करेगी। अभी स्टेट में केवल 12 राज्यों में इसके रीजनल ऑफिस देखने को मिले हैं, इसलिए होम मिनिस्टर ने कहा है कि इसको सभी राज्यों में इसके ऑफिस होने चाहिए। ठीक है। चलो, ट्रेड चर्चा में है। ये क्या है? एमएसएमई से संबंधित, मतलब कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेस होते हैं उनको संबंधित वित्तीय से संबंधित एक क्या है? टूल है, ऑनलाइन टूल है। इस बात पे आप देखो, आपने किसी को माल बेचा 100 रुपए का और उसने कहा अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप उसने कहा आपको एक बॉन्ड दे दिया। आप उस बॉन्ड को इस पोर्टल पे क्या करो? अपलोड करो, तो आपको क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म फाइनेंस थ्रू इनवॉइस के द्वारा आपको फाइनेंस मिल जाएगा, और जब वो पैसा दे दे तो आप यहाँ पे वापस पैसा दे सकते हैं। ठीक है। ताकि उनकी वित्तीय स्थिति क्या हो, अपना काम लगातार चला सकें। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ग्लाइफोसेट चर्चा में है।
गवर्नमेंट ने इसका उपयोग करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड किया है पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर को छोड़कर। आप इसके अलावा आप कहीं भी उपयोग नहीं कर सकते। एक नॉन सिलेक्टेड क्या है, हर्बिसाइड है। ये मोस्ट प्लांट को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, बीड को किल करेगा एग्रीकल्चर फील्ड में। और जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्लोबोसाइट, यहाँ पे इसने ये हमारा कोई ट्री है, यहाँ पे बीड्स होगा, इस पे उपयोग किया तो इसको डिस्ट्रॉय करने को, खत्म करने का प्रयास करेगा। जो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इस पेड़ पे, इसको नॉर्मलाइज करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, प्रॉपर नॉर्मल रूप से होगी। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्या है ये, तो हर्बिसाइड है। ठीक है, चलो। एवियन इन्फ्लुएंजा चर्चा में था, बर्ड फ्लू, क्योंकि केरला में इसका आउटब्रेक देखने को मिला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई लेवल टीम को डिप्लॉय किया है केरला में, इसलिए चर्चा में है। ये वायरल डिसीज है, ये वर्ड टू वर्ड या एनिमल ट्रांसफर हो सकता है। इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के द्वारा जनरली जो बर्ड्स को इफेक्ट किया जाता है, चिकन और तुर्कीज को। इसका ओरिजिन होस्ट है, क्या है, ओरिजिन होस्ट पे क्या इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, H5N1 H9N2। स्वाइन इन्फ्लुएंजा होता है आपका H1N1 H3N2, और जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है H5N1 H9N2। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप किसी इन्फेक्टेड जो वर्ड्स के आप कांटेक्ट में आते हैं तो ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करने का कोशिश कर सकता है। ग्रीन कैकर चर्चा में थे, हमने इसको पहले भी पढ़ा है लेकिन फिर पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है, 30% पॉल्यूशन लेवल कम देखने को मिलता है, और ये क्या करते हैं, डस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, हजार्ड एलिमेंट लाइक बेरियम जैसे नाइट्रेट एलिमेंट को मतलब कि कंटेंट नहीं करते हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, श्वास, स्टार, सफल। इनको CSI के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। श्वास का मतलब है सेफ वाटर रिलीजर, स्टार का मतलब है सेफ थर्माइट क्रैकर, सफल का मतलब है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम ट्रेस कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, अब जो पेट्रोलियम एक्सक्लूसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्टिफाई करता है क्रैकर को कि आप इसमें आर्सेनिक, मरकरी और जो बेरियम का लेवल एक लेवल से ज़्यादा ना हो, ताकि हमारे जो पॉल्यूशन की समस्या हमको देखने को ना मिले। ठीक है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन की आप याद रखेंगे। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे देश में लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च के संदर्भ में। ठीक है, इसके विभिन्न देश, संपूर्ण देश में विभिन्न प्रकार की क्या है, लेबोरेटरी हमको देखने को मिलती है। यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि टॉम को हम कॉम्प्लेक्स के रूप में जनरेट करेंगे, जिससे क्या हो, पर्यटन को बढ़ावा हो। किसकी, रस्कन और ताज बीबी। रस्कन क्या थे, एक सूफी मुस्लिम पोइट थे, लॉर्ड कृष्णा के। आपको सूफी जो आंदोलन था उसके संबंध में बात करते थे, सभी धर्मों को कृष्ण का मानते थे, और प्रेम की बात करते थे, प्यार की बात करते थे, बंधुत्व की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। किसी दिन हम सूफी को, आंदोलन की जितनी भी संत हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इनने सारी लाइफ अपनी वृंदावन में बिताई, सुजान रक्सन और प्रेमावत का और दाना लीला, इनने अपनी इनकी कृतियां थीं। ताजा बीबी को मुगल मीराबाई भी बोलते थे, मुस्लिम नोबल की ये डॉटर थी। उनको ये लॉर्ड कृष्णा के प्रति अपना प्रेम रखती थी। इस बात को बस इतना सा ध्यान रखना, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओस्लो एकॉर्ड चर्चा में है। ओस्लो एकॉर्ड फलस्तीन और जो इजराइल के मध्य विवाद है उसको सुलझाने का एक प्रयास था, 1993 में किया, जैसा आप देख पा रहे हैं। और इसको शुरुआत फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई, इजराइल और फलस्तीन के एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन परमानेंट स्टेटस ने इसको मतलब कि इस एकॉर्ड ने इसको सुलझाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए इसको क्या हो गया, बाद में चला गया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैप आप एक बार जरूर देखिएगा फलस्तीन और इजराइल का, ये आपके लिए आज का होमवर्क है, तो आप इसको मैप जाके इस लेक्चर के खत्म होने के बाद मैप जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन मैप से बनते हैं। श्री दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल चर्चा में था, क्योंकि 22 प्रेसिडेंट ने यहाँ पे विजिट किया। तो श्री हरमिंदर साहिब को श्री दरबार साहिब या गोल्डन टेम्पल भी बोलते थे। 1574 में गुरु रामदास को अकबर ने जमीन दी, जिसपे उनने 1604 में इस मंदिर को बनवाया। लेकिन 5th नानक जो सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन साहिब, उनने क्या किया, सेंटर प्लेस वर्शिप का सिख के लिए ये किया और उसको आर्टिस्ट करने का प्रयास किया, जिसको श्री हरविंदर साहिब नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। और इस पर ये सोने की गोल्डन आपको दीवार देखने को मिलती है, जो कोटिंग देखने को मिलती है, वो किसने की, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। NDC सिंथेसिस रिपोर्ट 2022 चर्चा में है। UNFCCC ने क्या की है, जारी की है। इसका मतलब है कि जो नेशनली
डिटरमाइन जो टारगेट है उनको लोगों ने मतलब कि कंट्री ने कहाँ तक प्रोग्रेस किया, क्या हम पेरिस एग्रीमेंट को अचीव कर पा रहे हैं, क्या हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर पा रहे हैं या नहीं। तो बस इतना सा सोचा। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एनडीसी भारत की क्या थी, अपडेटेड क्या है, अभी जो किए हैं भारत ने वो हम पढ़ें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पहले ये था कि हम 33 से 35% 2005 के लेवल को एमिशन को इंटेंसिटी को कम करेंगे 2030 तक, लेकिन अब जो 2022 में किया उसने 45% कर दिया। इसमें प्रोग्रेस ये हुई है कि 24% हमने रिडक्शन किया, 30% हम रीच करने का प्रयास कर रहे हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है पहले 40% था, लेकिन अब कर दिया 50% तक। हमने इसको 41.5% अचीव कर लिया है जून दिस ईयर में। कार्बन सिंक पहले 2.5 से 3 बिलियन टन तक हम सिंक करने का प्रयास कर रहे थे, पहले हमारा टारगेट था, लेकिन अभी भी क्या है सेम अर्लियर है। 2 अपडेट देखने को मिले हैं, 30-35 से 45 हो गया, 40 से 50 हो गया है, और अभी तक उसकी अचीवमेंट अभी हमें क्लियर नहीं है, इसकी स्टडी अभी होना बाकी है। तो आप इनको याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन सर्च टी सेल थेरेपी चर्चा में है, ल्यूकेमिया ने इसने क्योर किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे सर्च टी जो केयर टी सेल थेरेपी है उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये क्या है, पेशेंट की टी सेल होती हैं, टी सेल से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ये हमारी इम्यून सेल होती हैं, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करती हैं, आप किसी भी चीज से लड़ सकते हैं, वो कौन, टी सेल काम करता है। तो इनने किया है जो कैंसर सेल है उसको किल करने का प्रयास करेंगे इस थेरेपी के द्वारा, केयर टी सेल के द्वारा। एक थेरेपी है, इसको हम टी सेल को री इंजीनियर करते हैं लैब में, फिर इसको द्वारा व्यक्ति की बॉडी में इन्फ्यूज करते हैं। प्रोसेस ये है कि व्यक्ति से हम पहले ब्लड देते हैं और उससे हम थोड़ा सा जीन करेंगे, जीन इंसर्ट करेंगे इसमें ब्लड में, मतलब कि ब्लड इस दोनों को मतलब कि ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसको लैब में थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे और एक कट टी सेल बन जाएगी। इसको द्वारा हम क्या कर देंगे, इन्फ्यूज कर देंगे व्यक्ति की बॉडी में। तो व्यक्ति की बॉडी में जहां जहां कैंसर सेल होंगी वहां से क्या करेंगे, आपस में फाइट करने के बाद इससे वो डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेंगे। तो आपकी सेल अगर ऐसी थी पहले, फिर कैसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में थी, तो हमने ये सोच लिया। तो आपके लिए टी सेल महत्वपूर्ण है और एक थेरेपी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, एमिशन गैप रिपोर्ट चर्चा में है, यूनेप ने जारी की है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। इसने कहा 6.3 टन CO2 इक्विवेलेंट 2020 में जो रिलीज हुई है, बस इतना ध्यान रखेंगे। इंडिया अभी भी लोअर लेवल पर है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण रिपोर्ट अक्सर पूछ ली जाती है, तो आप इसको याद रखिएगा। यूनिप 1972 में स्टेब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में है, सेक्टर इन्वायरमेंट की दिशा में काम करता है और इसका क्या है, इंडिया क्या है, मेंबर है। फंक्शन 5 जून 1972 को स्टेब्लिश पढ़ लिया हमने। मेजर रिपोर्ट क्या क्या है, एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्ट टू हेल्थी प्लेनेट संबंध में बात करता है। मेजर कैंपेन है बीट पॉल्यूशन, UN75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ, ठीक है। इतने इसके कैंपेन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा थूथुकुड़ी चर्चा में है, यहाँ पे एक वेदांता कंपनी है, उसका कॉपर प्लांट चर्चा में था। यहाँ पे कई लोगों की डेथ हो गई, तो इसलिए प्लांट 2018 में बंद हो गया, इसलिए चर्चा में, बस इतना ध्यान रखना है। और इंडिया का लार्जेस्ट क्या है, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट था, जो 2018 में क्लोजर हो गया, ठीक है। तुर्की चर्चा में, तुर्की ने कहा डिस इन्फॉर्मेशन लो हम लेके आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप पे कोई इन्फॉर्मेशन आई, उसको आप शेयर करते जाते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, गलत होती है, उससे कई दंगे होने की भी संभावना होती है। तो तुर्की ऐसा पहला देश है जिसने डिस इन्फॉर्मेशन एक्ट लेके आया है। तुर्की के स्टेटस ये है, आप देख पा रहे हैं, ब्लैक सी से भी लगता है और मेडिटेरियन सी से भी लगता है। ये सी ऑफ मरमरा है, ये अजेयन सी है, और यहाँ पे स्टेट है ये, और इधर एक स्टेट है। आप कमेंट करके बताइएगा ये दोनों स्टेट के नाम क्या हैं। ये अक्सर चर्चा में रहती हैं, अभी तो चर्चा में है क्योंकि यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है। सी ऑफ अजोव है, ठीक है। तो इन स्टेट का नाम बताइए क्या क्या है, हम आपको कमेंट में जरूर बताइएगा इन दोनों स्टेट के नाम, बेसब्री से आपके कमेंट कर इंतजार है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। और बाकी आप देख लेना ब्लैक सी से कौन कौन लगते हैं, तुर्की लगता है, जॉर्जिया लगता है, यूक्रेन, यूक्रेन तो लगता ही है इधर, ठीक है, रसिया लगता है, रोमानिया लगता है, बुल्गारिया लगता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और
मालडोवा इससे नहीं लगता है, बस इतना ध्यान रखना है। जॉर्जिया लगता है इधर। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ उसके आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, आपसे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आपको रिवीजन भी देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कभी कभी पूछ लेता हूँ, तो आपको उसके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आई होप आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और अपने परिवारों, अपने माता पिताओं का सपना पूरा करने की दिशा में अग्रसर होंगे। थैंक यू वेरी